तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स एम.फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, टाइम भी कम है, और अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे कम टाइम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसकी यूनिट फर्स्ट है जिसकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप पिछली वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। बाकी आज हम यहाँ पे यूनिट फोर्थ को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी है। पर उससे पहले आपने ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन है इस तरीके से है ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस से कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एंड जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है हमने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं। टोटल जो 6 यूनिट आपके सिलेबस में, उससे 38 क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। बाकी इनका जो सॉल्यूशन वगैरह है, नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आपने हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला, अपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, एंड लॉगिन और रजिस्टर जब आप कर लोगे तो आपको ना वहाँ पे कई सारे सेक्शंस नजर आएंगे। तो आपने एम.फार्म के सेक्शन पे क्लिक करना है, फिर अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स। तो उसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर के बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट आपको वहीं पे मिल जाएगा। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ के बारे में, जिसका नेम है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपने ऑलरेडी बी.फार्म के 7th सेम में पढ़ा होगा। तो ये जो है एक सेपरेशन टेक्निक है। जैसे आपके पास एक मिक्सचर है बहुत सारे केमिकल्स का, तो अगर उनके कंपोनेंट को अलग अलग करना है तो उनको अलग अलग करने की जो प्रोसेस है वो क्रोमेटोग्राफी है। अभी तक जो आपने पढ़ा था, जिनका जो मेन काम है जैसे कि यूवी विजिबल, आईआर या एनएमआर, मास, इनका जो मेन काम है वो आइडेंटिफिकेशन करना है। कोई भी जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड मौजूद है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उनकी क्वांटिटी, उनकी कंसंट्रेशन वगैरह को पता लगाना। तो मेन काम इनका ये है, सेपरेशन इनका काम नहीं है। अगर आपके पास मिक्सचर है, बहुत सारे केमिकल्स का मिक्सचर है, तो अगर आपको सेपरेट करना है तो पहले क्रोमेटोग्राफी आपने अप्लाई करनी होगी। जब वो अलग अलग हो जाएंगे फिर आपने बाद में ये पता करना होगा कि अब ये कौन सा केमिकल है और कितनी मात्रा में है। तो उनके लिए आपने ये ऊपर वाली टेक्निक को अपने यूज करना पड़ेगा। तो ये जो सारी टेक्निक है ये एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक साथ ये मिलजुल के काम भी करती हैं। तो यहाँ पे जो है कई सारी टेक्निक आपकी दे रखी है, जिसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, आयन एक्सचेंज, कॉलम, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले आपने यही जानना है कि भाई क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज। वैसे तो आपने बी.फार्म के 7th में पढ़ी होंगी, पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आपको याद हो रहा है तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो पहले हम यही जानेंगे। तो इस यूनिट में पहले क्वेश्चन आपका बन रहा है, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विद बेसिक प्रिंसिपल, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में आ भी जाता है। ठीक है, तो सिंपली देखिए, यहाँ पे हमने वर्ड को ब्रेक करना है, क्रोमेटो प्लस ग्राफी। क्रोमेटो का मतलब है यहाँ पे कलर, एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग और रिकॉर्डिंग। मतलब कि कलर के बेसिस पर जो भी मिक्सचर है उसको अलग अलग करने की जो प्रोसेस है वो क्रोमेटोग्राफी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्टार्टिंग के दिनों का कॉन्सेप्ट था। जो भी साइंटिस्ट जिन्होंने इस वाली जो टेक्निक है इसको इन्वेंट किया था, तो जब उन्होंने सबसे पहले किसी मिक्सचर को सेपरेट किया तो वहाँ पे अलग अलग कलर के वेंड बने थे। ठीक है, तो उन्होंने जैसे अलग अलग कलर बने तो उन्होंने इस टेक्निक का नाम क्रोमेटोग्राफी रख दिया। पर आज के मॉडर्न टाइम पे यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में जरूरी नहीं कि अलग अलग कलर ही शो हो। अगर कलर शो भी नहीं हो रहा है तब भी ये क्रोमेटोग्राफी काम करती है। यानी कि नाम पुराना ही रहा पर काम आज इसका चेंज भी हो गया है। ये डजेंट मैटर कि वो कलर ही प्रोड्यूस करेगा या कलर के बेसिस पर ही सेपरेट होगा, ये चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ये जो साइंटिस्ट है, मैं आपको पहले बता दूं, क्रोमेटोग्राफी को जो इन्वेंट किया था वो वाई मिखेल टेस्वेट, जो इनका नेम है, इन्होंने अराउंड 1903 से 1906 के बीच में इसको इन्वेंट किया था। और इन्होंने क्या देखा, जैसे कि इन्होंने कुछ जो पेड़ के पत्ते वगैरह होते हैं उनको लिया, उनका एक्सट्रैक्ट निकाला इस तरीके से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक स्टेशनरी फेज पे उसको लगाया, और उसके स्टेशनरी फेज पे लगाने के बाद मोबाइल फेज उसके आर पार उन्होंने इसको चलाया, तो देखा कि जो सारे जो भी कंपोनेंट थे वो अलग अलग कलर में यहाँ पे दिखने लगे। जब वो अलग अलग कलर की बैंड बना रहे थे तो उन्होंने इसका एक नाम रख दिया कि भाई इसमें तो अलग अलग कलर दिख रहे हैं और इससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कौन सा कंपाउंड यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, तो बस कलर के बेसिस पे सेपरेशन है, तो इसी वजह से क्रोमेटोग्राफी नाम रख दिया। पर आज के टाइम पे ये वैलिड नहीं है पॉइंट, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे केमिकल का जब आप सेपरेशन करते हैं तो कोई भी कलर नहीं शो होता है, बल्कि डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता है।
ठीक है, ये मैंने चीज़ इसलिए बताई है ताकि एमफार्म के हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर रहें। अब यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं नॉर्मली बेसिकली क्रोमेटोग्राफी कहने का मतलब यहाँ पे रहा, जैसे कि लिखा है क्रोमेटोग्राफी मीन्स शोइंग कलर इन सेपरेट बैंड, कलर का अलग अलग बैंड में नज़र आना, बस वही टर्म है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। पर अगर हम एज ए टेक्निक की बात करें तो ये जो है एक एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें आपके पास जो मिक्सर होता है, मिक्सर में जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उनको हम सेपरेट करते हैं इस बेसिस पे कि वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा अफेक्शन रख रहे हैं या फिर मोबाइल फेस के साथ। अभी ये जो टर्म जो मैंने यूज़ करी हैं ये आपने वैसे पढ़ी होंगी, पर मैं आपको दोबारा से यहाँ पे समझाऊंगा। जस्ट पहले डेफिनेशन को आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। देखिए लिखा है क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक इन विच द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड, आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाइड based on their different affinities towards stationary phase and mobile phase। तो यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी है ना, इसमें दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है यहाँ पे स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज जिसके नेम बता रहा है स्टेशनरी, जो एक ही जगह रुका रहता हो, एक ही जगह स्टेबल हो, ये या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। एक है मोबाइल फेज जो मूव करता हो, लगातार वो चलता रहे। तो मोबाइल फेज जो होता है हमारा, जैसे कि गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मिक्सचर है, जो भी कंपोनेंट है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनका सेपरेशन इस बेसिस पे होता है कि वो स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ कितनी एफिनिटी रखते हैं। देखो यहाँ पे समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये कोई एनालाइट है जिसका आप सेपरेशन करना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये एक पेपर है, पेपर जो एक स्टेशनरी फेज की तरह काम कर रहा है, जो एक ही जगह रुका रहेगा। इस पर आपने सैंपल को रखा ग्रीन कलर का, अभी आपको सारा ग्रीन ही नज़र आ रहा है क्योंकि ये मिक्सर है यहाँ पे। ठीक है, जब आपने इस पेपर को इस मोबाइल फेज में रखा, मोबाइल फेज जो कि यहाँ पे लिक्विड है, और ये मोबाइल फेज इस पेपर से होता हुआ ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ेगा, यानी कि जो सैंपल आपने यहाँ पे स्पॉट इसका बनाया है, ये उसको जो है आगे ये बहाएगा। ठीक है, अब सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट है उनका सेपरेशन इस बेसिस पे होगा कि वो जो है इस मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा घुलनशील है, या वो ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं इसके साथ, या फिर इस स्टेशनरी फेज के साथ। अगर ये स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है तो ये मूव नहीं करेगा या धीरे धीरे मूव करेगा। अगर मोबाइल फेज के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो जल्दी जल्दी आगे को मूव करेगा। बस इसी बेसिस पे यहाँ पे इनका सेपरेशन हो जाता है। जैसे सपोज करो ये जो ऊपर कैरोटीन जो इस ऑरेंज कलर में नज़र आया है, इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल था, उसकी जो एफिनिटी थी वो मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा थी, तो वो सबसे आगे चला गया। तो पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो क्लोरोफिल बी है और क्लोरोफिल ए है, यानी कि इसकी जो यहाँ पे एफिनिटी थी वो पेपर जो स्टेशनरी फेज है उसके लिए ज़्यादा थी। तो बस एफिनिटी के बेसिस पर यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, समझ आया क्या है क्रोमेटोग्राफी? मतलब कि ऐसी टेक्निक जहाँ पे जो भी मिक्सचर होता है उसका जो सेपरेशन है वो इस बेसिस पे होता है कि वो स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ कितना एफिनिटी रखते हैं। जिसकी जिस तरफ ज़्यादा एफिनिटी वो उस तरफ भाग करके चला जाता है। समझे मेरी बात? अब यहाँ पे देखिए लिखा है ईच कंपोनेंट बिहेव डिफरेंटली विद द टू फेजेस सो दे मूव एट डिफरेंट स्पीड एंड गेट सेपरेटेड। यही बात मैंने आपको बोली कि जो भी कंपोनेंट रहेंगे मिक्सचर के वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ हर कोई अलग तरीके से बिहेव करेगा। हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कैरोटीन ये मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा सोल्यूबल था, कॉम्पिटेबल ज़्यादा था, तो वो उसके साथ चला गया आगे को। जो क्लोरोफिल बी और ए है वो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटेबल नहीं था, तो वो स्टेशनरी फेज के साथ ही बना रहा। तो इस तरीके से उनकी ये स्पीड अलग अलग हो जाती है और ये सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी को जो इन्वेंट किया था वो मिखेल टेस्वेट ने किया था अराउंड 1903-1906, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने चीज़ अभी आपको समझाई है ना, वही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। देखो लिखा क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ कंपोनेंट ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर एडजॉर्प्शन, पार्टीशन और एफिनिटी टूवर्ड द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। कि जो भी कंपोनेंट है मिक्सचर के उनका सेपरेशन उनके माइग्रेशन के बेसिस पे होता है कि भाई वो कितनी एफिनिटी रखते हैं मोबाइल फेज के साथ या स्टेशनरी फेज के साथ, या वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा एडजॉर्ब हो रहे हैं या मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा एडजॉर्ब हो रहे हैं इस बेसिस पे। और अगर वहाँ पे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड है
तो वो पार्टीशन कहा जाता है कि वो लिक्विड फेज की तरफ, मोबाइल फेज की तरफ ज़्यादा पार्टीशन हो रहा है उनका या फिर स्टेशनरी फेज की तरफ। तो प्रिंसिपल मेन बस यही है कि एफिनिटी के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। एफिनिटी इन द टर्म ऑफ एडजॉर्प्शन भी हो सकती है या फिर पार्टीशन भी, ठीक है। आगे लिखा है कि कंपोनेंट विद स्ट्रॉन्गर एफिनिटी, जिनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है स्टेशनरी फेज के साथ, वो धीरे धीरे मूव करते हैं। जिन कंपोनेंट की जो एफिनिटी है मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होती है वो तेज़ी से मूव करते हैं, और बस इसी बेसिस पर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समझ गए। अब इसमें ना कुछ बेसिक टर्म आपने समझनी है जो कि क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं, ताकि आपको आगे ये टर्म दोबारा से याद ना करनी पड़े या कन्फ्यूज़ ना हो। जैसे कि पहला स्टेशनरी फेज क्या है, मतलब एक फिक्स्ड फेज जो कि सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, लिक्विड जो किसी भी सॉलिड सपोर्ट पे कोटिंग की जाती है इस तरीके से, जो एक ही जगह स्टेबल रहता है और जहाँ पे सेपरेशन होता है वही है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो कि मूव करता रहता है लगातार, ये या तो लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा, जो कि एनालाइट को आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे मैंने आपको इस इमेज में दिखाया कि ये जो है इस तरीके से आपका एनालाइट रहा, तो इसको एनालाइट को आगे बढ़ाने के काम इस वाले सॉल्वेंट का या कह सकते हैं मोबाइल फेज का रहा, जो इसको आगे बढ़ा रहा है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एनालाइट या सॉल्यूट, जिस सब्सटेंस की आप सेपरेशन करना चाहते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो आपका सॉल्यूट या एनालाइट कहा जाएगा। नेक्स्ट है रिटेंशन टाइम, मतलब कि वो टाइम लिखा है द टाइम टेकन बाय एन एनालाइट टू पास थ्रू द कॉलम, मतलब कि कॉलम को पार करने में, या बोल सकते हैं इस पूरे स्टेशनरी फेज को पार करने में एनालाइट कितना टाइम लेता है, उस टाइम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर, मतलब कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, कि यहाँ पे जो दूरी तय करी है इस सॉल्वेंट ने, जैसे ये आपका सॉल्यूट रहा, एक तरीके से जो सैंपल है एनालाइट है वो सॉल्यूट रहा, तो सॉल्यूट के पार्टिकल ने कितनी दूरी तय करी है अपॉन में इस सॉल्वेंट ने, जो आपका यहाँ पे मोबाइल फेज था, उसने कितनी दूरी तय करी है, उनका रेशियो यहाँ पे क्या कहा जाता है, रिटेंशन फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे भी दिखा देता हूँ टीएलसी में। जैसे टीएलसी यहाँ पे आप देखोगे ये टीएलसी प्लेट है जिस पर आपका कोई भी यहाँ पे स्टेशनरी फेज मतलब पतली लेयर में लगा होता है, ये नीचे मोबाइल फेज है, तो मोबाइल फेज इस तरीके से मूव करता है और साथ के साथ ये सैंपल के जो सॉल्यूट कंपोनेंट हैं ये भी आगे मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका रिटेंशन फैक्टर क्या रहा कि ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ने कितनी दूरी तय करी उसको सेंटीमीटर में माप लीजिए, ठीक है, पैमाने से, और फिर इस सॉल्वेंट ने कितनी दूरी तय करी उसका रेशियो ही यहाँ पे क्या कहा जाता है, रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टीशन कोफिशिएंट, कि द रेशियो ऑफ एनालाइट कंसंट्रेशन इन स्टेशनरी फेज टू मोबाइल फेज, कि जो भी आपका एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में कितनी रही और मोबाइल फेज में कितनी रही, उसका रेशियो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, पार्टीशन कोफिशिएंट बोला जाएगा। तो ये बेसिक टर्म है, आप इनको जरूर से समझ लीजिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे जितनी दूरी तय करी है उसका रेशियो है, ये कंसंट्रेशन का रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन यानी कि लगाव, कि कोई भी जो एनालाइट है वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उसको हम एफिनिटी बोलेंगे। अगर वो आपका स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी एफिनिटी कहा जाएगा, है ना, तो वो धीरे धीरे मूव करेगा। अगर वो मोबाइल फेज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो वो तेज़ी से वहाँ पे मूव करेगा। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म यहाँ पे वो है एल्यूशन। एल्यूशन कहने का मतलब है द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एनालाइट आउट ऑफ द कॉलम यूजिंग मोबाइल फेज, कि मोबाइल फेज के जरिए जो भी एनालाइट है उसको कॉलम से पूरी तरीके से बाहर निकालने की प्रोसेस को एल्यूशन बोलेंगे। जैसे इस तरीके से जो कॉलम होता है, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको दिखेगा, ये स्टेशनरी फेज है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप सैंपल भरोगे तो ऊपर से जो मोबाइल फेज आ रहा है उसके जरिए उस सैंपल को इस पूरे कॉलम से बाहर निकालने की प्रोसेस को एल्यूशन कहेंगे, और जो बाहर निकलता है उसको हम एलुएट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम कहने का मतलब है द विजुअल आउटपुट या ग्राफ शोइंग सेपरेटेड कंपोनेंट, कि स्क्रीन पर या तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर प्लेट पर जो भी आपको आउटपुट नज़र आता है उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, ये टीएलसी के अंदर जैसे आपने यहाँ पे सैंपल को यहाँ पे स्पॉट किया था, इसका एट द एंड जब पूरी टीएलसी हो जाती है परफॉर्म तो इस तरीके से आउटपुट नज़र आता है, अलग अलग सारे कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम।
ये जो न्यू टेक्निक है जैसे HPLC वगैरह, तो उसमें ग्राफ भी नज़र आता है, तो उसको भी हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में टर्म वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कहने का मतलब है ए मेजर ऑफ हाउ वेल टू कंपोनेंट आर सेपरेटेड इन ए क्रोमेटोग्राफी, कि क्रोमेटोग्राफी में कोई भी दो कंपोनेंट कितने अच्छे से अलग अलग हुए हैं उसको मेजर करने को हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो उनकी जो पीक है एक दूसरे से अगर ओवरलैप कर रही हैं, मतलब कि वो अच्छे से सेपरेट नहीं हुए हैं, अगर वो अलग अलग नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि उनका रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो क्रोमेटोग्राम में पीक नज़र आती हैं न्यू टेक्निक्स के अंदर, जैसे कि रेजोल्यूशन अगर आप इसका देखोगे, जैसे ये कोई कंपोनेंट है, ये उसकी पीक बनी है, तुरंत दूसरे की पीक बन गई है, यानी कि इनके बीच में सेपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो पीक है इनके बीच में काफ़ी अच्छे से ये सेपरेशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन ये मेजर करता है कि सेपरेशन कितने अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक टर्म देखी हैं जो कि क्रोमेटोग्राफी में यूज होती हैं। अभी ये ना शॉर्ट में हमने क्वेश्चन को ये कवर करना था, पर अच्छे से इसलिए बताया है ताकि आपको पहले ही बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या है क्रोमेटोग्राफी, ये कैसे इन्वेंट हुई थी, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी यहाँ पे बेसिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए वह है राइट द प्रिंसिपल ऑफ TLC एंड एक्सप्लेन हाउ HPTLC क्रोमेटोग्राफी सुपीरियर टू TLC, जो कि मोस्टली 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आपने ऑलरेडी बीफा में पढ़ा हुआ कि भाई TLC क्या है। अब आपने ये बताना है कि TLC का क्या प्रिंसिपल है, और यहाँ पे जो HPTLC होती है इसकी जो एडवांस टेक्निक है वो नॉर्मल TLC के कंपेयर में क्यों सुपेरियर है, वो चीज़ आपने बतानी है। ठीक है, तो ये 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है। कई बार TLC की डेफिनेशन 2 नंबर में भी आ जाती है। तो पहले तो आपने यही जानना है कि भाई TLC क्या है, फिर हम बात करेंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है, फिर देखेंगे HPTLC क्या है, और फिर इन दोनों में कंपैरिजन हम करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि HPTLC क्यों सुपेरियर है। ठीक है, तो आपने देखिए TLC के बारे में पढ़ा होगा जिसकी फुल फॉर्म होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे मैं आपको नॉर्मली समझाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेट यूज़ की जाती है, ये सॉलिड सपोर्ट की तरह काम करता है। ये कांच की प्लेट हो सकती है या एल्यूमिनियम की प्लेट हो सकती है। ये ऑलरेडी मार्केट में बनाई मिल भी जाती हैं, या फिर आप लैब में कई बार आपने यहाँ पे परफॉर्म किया होगा। तो जो स्टेशनरी फेज़ होता है, स्टेशनरी जो फेज़ होता है, लाइक जैसे कि यहाँ पे हमारा सॉलिड रहता है, जैसे कि सिलिका हुआ या एल्यूमिना हुआ, तो इस तरीके के जो सॉलिड आपके एडजॉर्बेंट इनको हम बोलते हैं, एडजॉर्बेंट जो सोखते हैं किसी चीज़ को, अपने आप से चिपकाते हैं, तो उसकी हम ना स्लरी बनाते हैं, स्लरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिक्विड सा, थोड़ा गाढ़ी से स्लरी हम बनाते हैं, और उसको इस तरीके से इस प्लेट पर जो है पतली सी लेयर के रूप में फैला देते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम बना थिन लेयर। थिन लेयर मतलब कि यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है ना उसकी थिन लेयर हम अप्लाई कर रहे हैं, किसके ऊपर, एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर। एंड क्रोमेटोग्राफी देखो वर्ड ब्रेकडाउन यही है, थिन बोले तो वेरी स्मॉल और वेरी लेस थिकनेस, मतलब कि बहुत ही पतला। लेयर मतलब एक कोटिंग या सरफेस। क्रोमेटोग्राफी मतलब कि सेपरेशन की टेक्निक, कि एक ऐसी सेपरेशन की टेक्निक जिसमें जो आपका स्टेशनरी फेज होता है उसकी बहुत पतली सी लेयर एक चढ़ाई जाती है प्लेट के ऊपर, और फिर वो जो है पूरे एक स्टेशनरी फेज के रूप में काम करता है। इस पे हम यहाँ पे जो भी आपका सैंपल वगैरह है उसका स्पॉट बनाते हैं, और फिर इसको हम मोबाइल फेज के जो टैंक होता है उसमें रख देते हैं। मोबाइल फेज इससे रन होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या ऊपर नीचे, मतलब कई तरीक़ों से रन किया जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये कई मेथड इसके होते हैं। तब जा कर के यहाँ पे अलग अलग कलर शो होते हैं इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो ये है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है TLC बोले तो ए सेपरेशन टेक्निक डेट वर्क्स ऑन ए वेरी थिन कोटेड सरफेस, जो कि स्टेशनरी फेज की पतली सी थिन कोटेड सरफेस पे काम करती है। इस शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे अलग से चीज़ें ऐड करी हैं ताकि एक ही लाइन में आपको पूरी इस थ्योरी का मतलब समझ आ जाए। तो डेफिनेशन क्या रहेगी कि TLC इज ए टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज ए थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट मटेरियल सच एज सिलिका जेल और एल्यूमिना that coated on a solid plate of a glass or aluminium and liquid solvent passed over it as mobile phase to separate the component of a mixture based on their different rate of movement। मतलब जो चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताई कि यहाँ पे
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें स्टेशनरी फेज जैसे कि यहाँ पे सिलिका हुआ, एल्यूमिना हुआ, उसकी पतली सी स्लरी हम बना लेते हैं और उसको पतली सी लेयर के रूप में इस प्लेट पर चढ़ा देते हैं और फिर उसको हम जो है मोबाइल फेज में रख देते हैं। मोबाइल फेज रन करता है और यहाँ पे जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के वो इस बेसिस पे अलग हो जाते हैं कि वो मोबाइल फेज में ज़्यादा मूव कर रहे हैं या फिर इस स्टेशनरी फेज से ज़्यादा चिपके रह जा रहे हैं, यानी कि एफिनिटी के बेसिस पर। समझे मेरी बात? तो ये जो है ना प्लेट, देखो या तो आप लैब में बना सकते हैं, लैब में आपने इस तरीके से सिलिका जेल की स्लरी बनाई, इसको चिपकाया ऊपर से, या फिर ये ऑलरेडी बनी बनाई मार्केट में भी मिलती हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे TLC प्लेट बोलते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अब इसके बाद देखिए प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल भी यही है जो चीज़ अभी आपने समझी कि TLC इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर एडजॉर्प्शन एफिनिटी टूवर्ड द स्टेशनरी फेज। कि जो भी आपके कंपोनेंट हैं मिक्सचर के, सपोज करो कि ये मिक्सचर है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मिक्सचर में आपके कंपोनेंट हैं, यहाँ पे ब्लू कलर में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे ये रेड कलर में है और इसके अलावा ब्लैक कलर की पेन अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, जैसे अभी मैं देखता हूँ, जैसे ये ब्लैक कलर में मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये मिक्सचर है कई सारे केमिकल का। अब आपने क्या करा, इसका इस सैंपल का एक स्पॉट आपने जो है इस जगह यहाँ पे आपने बना दिया, ठीक है। अब ये जो केमिकल है इनकी अलग अलग एफिनिटी होगी, इनका अलग अलग लगाव होगा किसके साथ में, जो आपका यहाँ पे ये मोबाइल फेज है, ये इस तरीके से मैंने मोबाइल फेज लगा दिया, ये मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज जो कि सॉल्वेंट होता है बेसिकली, और ये स्टेशनरी फेज जो कि चिपका हुआ है प्लेट के ऊपर। तो अगर आपके ये केमिकल इस स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं, उससे एड्जॉर्ब हो रहे हैं, अगर उससे चिपक रहे हैं, तो वो ऊपर को ना धीरे धीरे मूव करेंगे, मतलब कि जल्दी ऊपर को नहीं जाएंगे। और वहीं अगर कुछ केमिकल इनमें से वो इससे ज़्यादा लगाव नहीं रख रहे हैं, तो फिर ये जो है मोबाइल फेज के साथ काफ़ी तेज़ी से ऊपर को चले जाएंगे। बस इसी बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इस तरीके से अलग अलग लिख रखे हैं। देखो लिखा है द कंपोनेंट डेट हैज़ हायर एफिनिटी, मतलब वो कंपोनेंट जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा होती है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एड्जॉर्ब हो जाते हैं और ये जो है स्लोली मूव करते हैं। और दूसरी तरफ लिखा है कि वो कंपोनेंट जिनकी एफिनिटी लो होती है स्टेशनरी फेज के लिए, तो वो जो है ना यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं मोबाइल फेज के साथ में, ठीक है। और इसका इमेज आपने जो बनाना है एग्जाम में इस तरीके से TLC को दिखाना होगा। मतलब ये प्लेट आपने बनानी है, प्लेट पे कुछ इस तरीके से कुछ दूरी यहाँ पे 1 या 2 सेंटीमीटर की गैप आपने छोड़ करके यहाँ पे सैंपल को स्पॉट करना होता है। फिर उसको इस तरीके से चैम्बर, इसको हम बोलते हैं TLC चैम्बर में रख देना होता है। TLC चैम्बर में ऑलरेडी मोबाइल फेज भरा होता है, तो मोबाइल फेज जो है इस तरीके से मूव करेगा ऊपर को। मोबाइल फेज का नेचर ही ये है कि वो ऊपर को मूव करेगा और स्टेशनरी फेज एक जगह रुका ही रहेगा। तो ये जो आपने स्पॉट यहाँ पे किया है जो भी सैंपल का, वो अपनी एफिनिटी के बेसिस पर कि अगर वो मोबाइल फेज में ज़्यादा अगर घुल रहे हैं तो वो तेज़ी से आगे को जाएंगे। जिसकी कंपाउंड A है जो कि बहुत तेज़ी से आगे को बढ़ रहा है, मतलब कि ये जो है कम एफिनिटी रख रहा है इस स्टेशनरी फेज के साथ में, मतलब वो कम यहाँ पे एड्जॉर्ब हो रहा है। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये ऑरेंज कलर में, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर को, यानी कि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है किसके साथ में, इस स्टेशनरी फेज के साथ में। बस इसी के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई ये तो TLC आपने कर लिया, अब दूसरे टर्म है हमारी HPTLC। HPTLC भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रिंसिपल एज इट इज़ रहेगा। बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है जिसके नेम ही बता देगा, हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस कहने का मतलब है कि ये जो है एडवांस वर्जन है TLC का। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सैंपल ले लेती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चैम्बर बन जाता है, जैसे चैम्बर यहाँ पे खुद प्लेट इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें ये सेपरेट होकर के उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है, डिटेक्टर के द्वारा उनकी इमेज को सेव कर लिया जाता है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है और बहुत प्रिसाइज तरीके से। एक्यूरेसी TLC के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। या TLC में आप एक टाइम में एक ही सैंपल के एनालिसिस कर सकते हैं, आप HPTLC में एक साथ में कई सैंपल के एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि HPTLC जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक हाई इम्प्रूव्ड या एडवांस वर्जन है। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे वही मतलब लिखा है, हाई परफॉर्मेंस बोले तो इम्प्रूव्ड और एडवांस क्वालिटी,
थिन लेयर कहने का मतलब है वेरी थिन कोटिंग ऑन प्लेट, क्रोमेटोग्राफी बोले तो सेपरेशन टेक्निक। तो एक लाइन में इसका पूरा मतलब लिखा है कि एन एडवांस्ड एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, HPTLC क्या है, एक एडवांस और इम्प्रूव वर्जन है किसका, TLC का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या रहेगी कि HPTLC इज एन एडवांस्ड टाइप ऑफ TLC दैट यूजेस ए हाईली यूनिफॉर्म थिन लेयर, ऑटोमेटिक सैंपल एप्लीकेशन, कंट्रोल डेवलपमेंट चैम्बर एंड स्कैनिंग डिटेक्शन टू गिव फास्टर, मोर एक्यूरेट एंड मोर सेंसिटिव सेपरेशन। कि HPTLC TLC का एक एडवांस वर्जन है जिसमें काफ़ी यूनिफॉर्म थिन लेयर की हम प्लेट यूज़ करते हैं, साथ के साथ ऑटोमेटिक सैम्पलिंग होती है, कंट्रोल तरीके से डेवलपमेंट चैम्बर बनता है, चैम्बर का डेवलपमेंट होता है, मतलब कि जहाँ पे एक तरीके से इसको रखा जाता है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल तरीके से होता है, और स्कैनिंग भी अच्छे तरीके से होती है ताकि आपको एक्यूरेट और मोर सेंसिटिव सेपरेशन यहाँ पे हो सके। मतलब यहाँ पे जो है आप बहुत छोटे से छोटी चीज़ को भी अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं जहाँ पे TLC फेल हो जाती है। जैसे इसका पूरा सेटअप इस तरीके से है। HPTLC केवल एक ही मशीन या एक ही कंपोनेंट नहीं है, बल्कि वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के एक सीरीज़ बनती है, उसको हम HPTLC बोलते हैं। जैसे HPTLC जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसके पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ये 8-9 पार्ट काम करते हैं। जैसे पहला होता है एप्लीकेटर या सैंपल एप्लीकेटर उसको बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक सैंपल ले लेता है। दूसरा है HPTLC प्लेट, जो कि पहले से ही कोटेड प्लेट होती है और हर एक जो है एकदम मतलब कि एक जैसी होती है, अलग अलग कोटिंग नहीं है, हर एक पर मतलब कि यूनिवर्सल रहेगा एज इट इज। जैसे एक प्लेट पर है तो दूसरे पे भी उतनी ही कोटिंग रहेगी। अगर आप मैनुअली करोगे तो कहीं पे कम कोटिंग हो जाएगी, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट गड़बड़ कर सकता है। तो ये यहाँ पे ये ध्यान रहता है। दूसरा ऑटोमेटिक डेवलपिंग चैम्बर होता है। जैसे देखो यहाँ पे इमेज में ये सैंपल एप्लीकेटर है, यहाँ ऑटोमेटिक क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर जो भी केमिकल है अगर उसका आपका यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो रहा है तो उसके पहले डेरिवेटाइजेशन किया जाता है। डेरिवेटाइजेशन का मतलब है उसके डेरिवेटिव बनाए जाते हैं। जिसके सपोज करो कि बेंजीन है, बेंजीन जो है वो अच्छे से यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पा रही है, तो बेंजीन को हम उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया जैसे कि फिनॉल है या टोलिन है, तो उसके डेरिवेटिव में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेरिवेटाइजेशन भी इसमें होता है। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पे मोबाइल फेज तो रहता ही रहता है। प्लेट ड्रायर भी होता है, वो खुद उसको हीट करके या ड्राई कर देता है। आप मैनुअली जब TLC परफॉर्म करते हैं तो अलग से ऑटोक्लेव में रखते हैं जा करके, वही वो सूख जाएगी प्लेट, तब हम परफॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ खुद ही करता है। यहाँ पे स्कैनर भी होता है, इसमें फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम भी होता है। जो भी यहाँ पे डेटा निकल के आता है उसको जो है ये फ़ोटो भी क्लिक कर देता है, उसको सेव भी करता है ये। ठीक है, डेरिवेटाइजेशन चैम्बर मैंने बता ही दिया। बाकी यहाँ पे डाटा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि विनकैट है, विनकैट नाम का ये सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि सारा जो डेटा को इस तरीके से डिटेक्ट करता है और आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिखाता है। जहाँ पे पीक नज़र आती है, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो भी केमिकल है वो इतनी मात्रा में है, ये हमको पता चलता है। और दूसरा ये कि जो ज़्यादा बड़ी पीक वो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में, और ये अलग अलग जो पीक नज़र आएंगी मतलब कि उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे HPTLC का हमने पार्ट के बारे में देखा। अभी जो हमारे क्वेश्चन में मेन सवाल हमसे ये पूछा था कि जो TLC के कंपेयर में HPTLC क्यों सुपेरियर है, वो बात आप बताइए। तो अब हम वही बात करेंगे, सुपेरियरिटी ऑफ HPTLC ओवर TLC। पहला है बेटर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कहने का मतलब है कि सेपरेशन अच्छे तरीके से बहुत गहराई से ये करती है। लिखा है कि HPTLC प्लेट्स हैव स्मॉल एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज गिविंग शार्पर वेल सेपरेटेड स्पॉट कंपेयर टू TLC। कि TLC के कंपेयर में यहाँ पे सेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम प्लेट यूज़ कर रहे हैं TLC प्लेट, वो यूनिफॉर्म होती हैं। उन पर जो भी कोटिंग होती है, ऐसे नहीं कि किसी पे पतली है किसी पर ज़्यादा मोटी है, उस पर सब पे बराबर होती है। इस वजह से यहाँ पर रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। दूसरा है सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है किसकी, HPTLC की TLC के कंपेयर में। लिखा है HPTLC कैन डिटेक्ट कंपाउंड एट नैनोग्राम और पिकोग्राम लेवल। देख रहे हो, बहुत ही छोटा पिकोग्राम में, नैनोग्राम में ये उसको मेजर कर सकता है, लेकिन TLC सिर्फ माइक्रोग्राम तक ही यहाँ पे सेपरेट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सैंपल का एप्लीकेशन हो जो कि ऑटोमेटिक ही हो रहा है,
डेवलपमेंट हो, स्कैनिंग हो, सब ऑटोमेटेड है। तो इस वजह से ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक्यूरेसी रहती है रिजल्ट में, प्रिसाइज भी रहता है रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फास्टर एनालिसिस कि टीएलसी के कंपेयर में ये जो है काफ़ी जल्दी से चीज़ों को सेपरेट करती है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं और सेपरेशन यहाँ पे क्विकली हो जाता है। तो ये काफ़ी फास्ट टेक्निक है, किसके कंपेयर में, टीएलसी के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस पॉसिबल। आप यहाँ पे लिखा है कि एचपीटीएलसी यूजेज ए डेंसिटोमीटर, जिसको स्कैनर भी बोलते हैं, टू मेजर पीक एरिया। यहाँ पे पीक एरिया को मेजर करने के लिए एक स्कैनर भी होता है, जिसकी मदद से आप ये भी पता कर सकते हैं कुछ हद तक कि वो कंपाउंड कितनी मात्रा में मौजूद है, क्वांटिटी भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन टीएलसी से सिर्फ आप पता कर सकते हैं कि वो अलग अलग हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बन जाता है एचपीटीएलसी के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए वह है रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, कि ये जो टेक्निक है ना एचपीटीएलसी, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चैम्बर को डेवलप कर रही है। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी, सॉल्वेंट सैचुरेशन वगैरह भी। तो यहाँ पे बार बार अगर आप सेम टेस्ट को परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट यहाँ पे एवरी टाइम सेम ही निकल के आता है, यानी कि ये रिप्रोड्यूसिबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर डॉक्यूमेंटेशन, कि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन फोटो डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, कि वहाँ पे उसका फोटो क्लिक कर लिया जाता है डेटा का, जिसको कुछ सॉफ्टवेयर है जिसकी विनकैट्स नाम से, तो उसमें अच्छी तरीके से रिपोर्ट के रूप में, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में उसको रखा जाता है, जो कि टीएलसी में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, लास्ट में है यहाँ पे मल्टी सैंपल एफिशिएंसी। आप एचपीटीएलसी में एक साथ कई सैंपल को रन कर सकते हैं, बल्कि जो टीएलसी होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो मैनी सैंपल कैन बी रन साइमल्टेनियसली विद इक्वल एक्यूरेसी। सेम इक्वल एक्यूरेसी के साथ कई सारे सैंपल को आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो इतने सारे आपने पॉइंट देखे जिनके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ एचपीटीएलसी जो है वो टीएलसी के कंपेयर में सुपेरियर है। तो समझ गए, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने यहाँ पे कवर करना है। बाकी इसके अलावा जो आगे के जो यहाँ पे जो सारे नोट्स वगैरह हैं या फिर आपके सारे टॉपिक हैं, ये कंप्लीट आपको फार्मेसी वाले ऐप पर मिलेंगे। तो अपने हमारे बैच में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। सारा हमने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, सारी कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यही था आज के इस वीडियो में। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।